हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। आपको पता है हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने चैप्टर 2 आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम 4th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ मैं कौन कौन से टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार, आइसोटोप, ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, रदरफोर्ड मॉडल भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना मूव करते हैं, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब जो रदरफोर्ड मॉडल एटम था ना, उसने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिट में क्यों मूव करते हैं। हमारी जो स्टडी है वो ये कहते हैं अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, इस तरह से रिवॉल्व करते हैं बाउंड्री पे, ठीक है, हमारा जो क्या है सेंटर पे, उसने ये तो बता दिया न्यूक्लियस है। उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाउंड्री पे ऑर्बिट पे ऐसे मूव करते हैं। हमारी थियोरी क्या कहती है कि अगर हमारे जो अपोजिटली चार्ज आयन प्रेजेंट है वो एक दूसरे पे अट्रैक्ट होंगे, तो लिमिटेशन क्या आई इसकी? लिमिटेशन ये आई कि अगर ये अपोजिटली चार्ज है ना, तो ये तो मर्ज हो जाने चाहिए, एटम की स्ट्रक्चर तो बननी ही नहीं चाहिए। तो इसको जस्टिफाई किया था बोहर मॉडल ऑफ एटम ने। बोहर मॉडल ने क्या था, हिस्टोरिकली रिजल्ट ऑब्जर्व करा था स्टडी का। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर हैव प्रोवाइडेड इमेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी इन्होंने। नील बोहर ने यूटिलाइज किया था रिजल्ट को, जो रदरफोर्ड मॉडल ने दिया था। उन्होंने 2 डेवलपमेंट प्ले करे थे, मेजर रोल प्ले करा था फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ड्यूल करेक्टर शो करती है। रेडिएशन पोजेस करती है वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। दूसरा उन्होंने ये बताया था जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है रिगार्ड करता है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसे क्लासीफाई या एक्सप्लेन किया जाता है एज्यूमिंग क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन एटम। किसी भी एटम के एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उसे क्वांटाइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जेम्स मैक्सवेल ने दिया था ये 1870 में, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दी थी इसकी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड और ए मैक्रोस्कोपिक लेवल। इन्होंने कहा था कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसका बिहेवियर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने पे कैसा होगा, वो क्या होता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। He suggested that when electrically charged particles move under acceleration, alternating electric and magnetic field are produced and transmitted. अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाए या ट्रांसमिट किया जाए, तो जो फील्ड होती है वो ट्रांसमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर हम उस पर चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाते हैं ना अल्टरनेटिवली, तो वो एक वेव की तरह काम करता है। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो लाइट क्या इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन? जो अर्ली डेज में हम देखते हैं स्पेक्युलेशंस अबाउट इट्स नेचर डेट बैक टू रिमोट एंशियंट टाइम। अगर हम पुराने समय में जाते हैं तो इन अर्लियर डेज, जैसे न्यूटन का जो समय था, वो सुपोज करता है टू बी मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब ये कहता है जो लाइट है ना वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, जिससे कॉर्पसल बोल जाता है। इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी, ये सिर्फ 19th सेंचुरी में था, व्हेन वेव नेचर ऑफ लाइट वॉज एस्टेब्लिश, जब हमारा वेव नेचर जो लाइट का था 19th सेंचुरी के अंदर जो एस्टेब्लिश हुआ था। मैक्सवेल ने इसके बारे में फर्स्ट रिवेल किया था, लाइट वेव आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैक्सवेल ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया था कि जो लाइट वेव है वो ऑसिलेटिंग और मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करती है। अब आगे कहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला ये कहता है जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो प्रोड्यूस होती है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल पे, और वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होती हैं, प्रोपेगेट करती हैं वेव पे, और ये सिंप्लीफाई क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करता है, जिस तरह आपको इस डायग्राम में दिखाई गई है। किस तरह से बोला इन्होंने, अगर मैं मान लेती हूँ मेरे पास इस तरह से कोई वेव है, ये वेव हमारी इस तरह से मूव कर रही है, और इसी के ही ऊपर एक वेव हो आ जाएगी जो परपेंडिकुलरली क्या करेगी, आपकी मूव करेगी, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई गई है। अनलाइक साउंड वेव और वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। अब कहता है कि जो साउंड वेव, वाटर वेव है, इन्हें किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। या कहता है कि साउंड वेव, वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम कैन मूव इन वैक्यूम। जैसे साउंड वेव है, वाटर वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती,
कैन मूव इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में मूव कर सकती हैं। तो इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश दैट देयर आर मैनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये कहता है हमारे पास बहुत सारी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं वेवलेंथ में, जिसे कंसिस्टेंट किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। अलग अलग रीजन्स है इसके स्पेक्ट्रम के जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनके अलग अलग नामों से। कुछ एग्जाम्पल्स है रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन जिसकी है 10⁻⁶ हर्ट्ज, जिसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। माइक्रोवेव रीजन है जो 10⁻10 हर्ट्ज है, जिसे यूज़ किया जाता है रडार के अंदर। इंफ्रारेड रीजन है 10⁻13 है, जिसे हम यूज़ करते हैं हीटिंग के अंदर। तो आपका फर्स्ट रीजन क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिसको हम ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव रीजन 10⁻10 जो रेडार के लिए यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड रीजन 10⁻13 जो हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रीजन 10⁻16 जो सन रेडिएशन से यूज़ किया जाता है, जो कंपोनेंट है सन रेडिएशन का, और इसका छोटा सा पोर्शन 10⁻15 हर्ट्ज जो ऑर्डिनरी क्या है आपका विजिबल लाइट कहलाता है। इट इज़ द ओनली दिस पार्ट विच आवर आइज कैन सी, ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हमारी आंखें देख पाती हैं। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो रिक्वायर होता है डिटेक्ट करता है नॉन विजिबल रेडिएशंस को। डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट है जिसे हम यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। ये जो रेडिएशंस होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ की जाती है जिनका नाम दिया गया फ्रीक्वेंसी म्यू और वेवलेंथ लैम्डा। एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी की म्यू होती है जिसे हर्ट्ज, म्यू इसका सिंबल है। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? हर्ट्ज है। आफ्टर हेनरिच हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। इन्होंने कहा कि एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी ना दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर मैं मान लेती हूँ एक सेकंड में 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वेव पास हो रही है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब कहता है कि वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट ऑफ लेंथ। वेवलेंथ किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो एज यू नो दैट एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। आपको पता है एसआई यूनिट लेंथ किसकी है? मीटर की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट क्या करेगा? डिफरेंट काइंड ऑफ वेव और स्मॉलर वेवलेंथ और स्मॉलर यूनिट को यूज़ करेगा। उसी तरह से अगर मैं फिगर 2.7 की बात करती हूँ, जो इस तरह से ये वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाई है, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वजह से एक दूसरे से अलग है। अगर मैं वैक्यूम की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ क्या होती है? सेम स्पीड पे होती है। 3⁻10⁸ 3 × 10⁸। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, जिसे हम सिंबल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो अब यहाँ से अगर आप वेवलेंथ निकालना चाहो दैट इज सी अपॉन लैम्डा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय आपका वेवलेंथ। तो अदर कॉमनली यूज किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? म्यू बार। ये नंबर ऑफ वेवलेंथ बताता है पर यूनिट लेंथ पे, जिसे हम यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल वेवलेंथ बोलते हैं पर मीटर। और आमतौर पे इसकी जो यूनिट यूज की जाती है पर सेंटीमीटर, ये एसआई में नहीं आता। अब आ जाता है विविध भारती स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट करता है 1.368 किलो हर्ट्ज का। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड बाय ट्रांसमीटर, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। अब कहता है आप इसकी क्या कीजिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ निकालिए और ये बताइए क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले पता है जो वेवलेंथ है वो हमारी किसकी होती है? वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है। अब जो सी है आपकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम में 3 × 10⁸, वो तो सेम रहती है। सी अपॉन लैम्डा 3 × 10⁸, म्यू आपको क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368। अब आप इसे चेंज करोगे तो आपका डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी 219.3 मीटर। तो ये क्या है? इस वेवलेंथ से हमारा जो रेडियो वेव है वो चैनल को क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। आगे आ जाता है वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड फ्रॉम वॉयलेट टू रेड कलर। अब जो वेवलेंथ है वो वॉयलेट से रेड जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में कैसे जाएगी? तो सबसे पहले आप वेवलेंथ निकाल लो वॉयलेट की। वेवलेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे? आपको वेवलेंथ बोला तो सी बाय लैम्डा, वेवलेंथ आपको दी हुई है तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सी अपॉन लैम्डा, आपकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट की निकालोगे सी अपॉन लैम्डा, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो दोनों में आप किसकी वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है? तो आप देखोगे जो आपके पास पहले वॉयलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कंपैरिजन टू रेड कलर। ठीक है ना। तो रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर आपको सबसे पहले दिखाई देता है। कैलकुलेट द वेव नंबर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। कहता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालिए।
अगर आपको उसका वेव नंबर दिया हो तो वेव नंबर को सबसे पहले एंगस्ट्रॉन है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 10⁸ से मल्टीप्लाई करके। अगर डायरेक्ट मीटर में करना है तो 10⁻⁻10 से कर दो। सबसे पहले आप वेव नंबर निकालोगे। वेव नंबर निकालने का तरीका क्या है? 1/λ 1/5800 इंटू में, ये आपके पास वेव नंबर है। वेव नंबर हमें दिया हुआ है, हम क्या निकाल रहे हैं? अपने वेव नंबर की डिफाइन पढ़ी थी। वेव नंबर की डिफाइन क्या कहती है? डिफाइन ये होती है कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया गया है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू c/λ 3 × 10⁸ डिवाइड बाय आपकी जो फ्रीक्वेंसी निकली है आप उसे रखोगे, वेवलेंथ रखोगे और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी? कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई बार आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाते हैं। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना सच एज डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंसेस, कुछ आपके फिनोमिना है डिफ्रैक्शन और आपका क्या आ जाता है? इंटरफेरेंसेस। ये एक्सप्लेन किया जाता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। फॉलोइंग किया जाता है कुछ ऑब्जर्वेशन जिसे आप कुड नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। 19th सेंचुरी फिजिक्स, 19वीं शताब्दी के अंदर फिजिक्स की भी जो थ्योरी आई थी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उससे भी आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हेल्प के बिना। वो भी मदद नहीं कर पाई थी इसको कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए। नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, कहता है अगर कोई बॉडी गर्म है, हीट है, तो उससे जो एमिशन हो रहा है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहता है कि मेरे पास कोई भी, आपके पास क्या है? मेटल सरफेस है और मैं इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट करवा रही हूँ, ठीक है? तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ निकलेगा ना, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? और जो ये निकलते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? क्वांटा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वेरिएशन सीट कैपेसिटी सॉलिड की हम क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। लाइन स्पेक्ट्रा एटम का क्या करता है? स्पेशल रेफरेंस देता है हाइड्रोजन की। इट इज नॉट वर्थी दैट द फर्स्ट कंप्लीट explanation for the phenomena of black body radiations was given by Max Planck in 1900। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन की किसने एक्सप्लेनेशन दी थी? मैक्स प्लैंक ने दी थी। ये फिनोमेना ये था कि जब भी आप किसी बॉडी को गर्म करोगे ना तो वो रेडिएशन एमिट करेगा और वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ में करेगा। अगर मैं आयरन की रोड को हीट करती हूँ तो मैं देखूंगी कि ये क्या करती है? फर्स्ट टर्न टू डल रेड, सब पहले तो ये जाएगी हल्के लाल रंग की, प्रोग्रेसिवली बिकम मोर एंड मोर रेड द टेम्परेचर इंक्रीजेस। धीरे धीरे ये और ज्यादा लाल हो जाएगी जब टेम्परेचर इसका बढ़ता चला जाएगा। As this is heated further, the radiation emitted becomes white and then becomes blue as the temperature become very high। तो ये जो रेडिएशंस होती है ना, ये धीरे धीरे क्या करती हैं? आपकी पहले व्हाइट होती हैं, फिर वो कहता है ब्लू होती हैं और टेम्परेचर हाई करने के बाद चेंज होती जाती है, जिस वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपकी चेंज होती है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में इन्हें समझना चाहूँ तो इट मीन्स दैट रेडिएशन एमिटेड गोज फ्रॉम ए लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी लो से हाई में जाएगी। तो रेड कलर क्या शो कर रहा है आपको? लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन। ब्लू कलर क्या शो करेगा? हायर फ्रीक्वेंसी रीजन। तो आइडल बॉडी क्या करता है? जो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा और फ्रीक्वेंसी को, ब्लैक बॉडी या फिर रेडिएशन एमिट बाय सच बॉडीज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो ऑब्जेक्ट रेडिएशंस को बाहर निकालेगा या सोखेगा उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट से रेडिएशन एमिट हो रही है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है एमिटेड रेडिएशंस के अंदर और ये ब्लैक बॉडी डिपेंड करती है अपने टेम्परेचर पे। जो टेम्परेचर आपको दिया होगा तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा और इंक्रीज करेगा डिक्रीज विद लेंथ। ये रीच करता है मैक्सिमम वैल्यू पे एट गिवन वेवलेंथ और फिर क्या करता है? डिक्रीज होना शुरू कर देता है जब इसकी वेवलेंथ क्या करती है? डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जस्ट लाइक दिस ग्राफ, पहले ये इंक्रीज कर रहा है, फिर इसकी इंटेंसिटी के बाद ये क्या कर रहा है? आपका डिक्रीज कर रहा है। होप सो आपको ये आज का पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा जो कंटेंट है वो हेल्पफुल लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।